वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। हमें किसी भी गिवन लिक्विड में किसी भी गिवन गैस की सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करना है। कैसे करेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन per unit volume of given liquid at STP। देखिए, जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो STP कंडीशन पे करेंगे। तो कोई भी लिक्विड लेंगे और उसमें गैस को डिसॉल्व करके हम देखेंगे, और उस लिक्विड की पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी गैस डिसॉल्व होगी उसको हम बोलेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। एग्जांपल देखिए, CO2 गैस इन वाटर सॉल्वेंट। मान लीजिए वाटर एज ए लिक्विड गिवन है और CO2 उसके अंदर हमें डिसॉल्व करनी है। सपोज कीजिए CO2 गैस डिसॉल्व की हमने 500 सेंटीमीटर क्यूब, और टोटल वाटर में गिवन था 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर। अब देखिए सोल्यूबिलिटी किसके इक्वल आई? अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड 500 पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गिवन लिक्विड 1000 मिलीलीटर। तो हमारी सोल्यूबिलिटी की वैल्यू आई 0.5। तो एसटीपी कंडीशन में किसी भी लिक्विड की पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी गैस को हम डिसॉल्व कर पाएंगे वो बनेगी सोल्यूबिलिटी ऑफ दैट गैस। फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैसेस की सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट फैक्टर देखिए, फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। देखिए हमें गिवन है एक लिक्विड, लिक्विड बिहेव करेगा एज सोलवेंट। हमें इसमें डिसॉल्व करनी है गैस, गैस बिहेव करेगी एज सोल्यूट। अब आप सभी जानते हैं लिक्विड के अंदर लिक्विड को डिसॉल्व करना इजी है और गैस को डिसॉल्व करना डिफिकल्ट है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस गैस को लिक्विफाई करने की ट्राई करेंगे, और गैस का लिक्विफिकेशन डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। तो पहले समझिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिससे ऊपर अगर वैल्यू चली गई तो हम गैस को कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखिए,
CO2 गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 30.98 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अगर CO2 गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो हमें टेम्परेचर को 30.98 से नीचे रखना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया तो हम CO2 गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे। यानी आपको ध्यान रखना है, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस more easily it can be liquefied। गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उसको उतना ईजिली लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी वो उतना ईजिली लिक्विड में चेंज होगी, और जितना ईजिली लिक्विड में चेंज होगी उसकी सोल्यूबिलिटी भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड में लिक्विड ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं इन कंपैरिजन टू गैस। तो हम लिख सकते हैं हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस मोर इजिली इट कैन बी लिक्विफाइड। सो ग्रेटर विल बी द इट्स सोल्यूबिलिटी। अब देखिए एग्जाम्पल हमारे पास हीलियम। हीलियम से ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है हाइड्रोजन का, इसलिए हाइड्रोजन ज़्यादा सोल्यूबल है। हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है नाइट्रोजन का, इसलिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज़्यादा सोल्यूबल है। उससे ज़्यादा CO, उससे ज़्यादा O2, उससे ज़्यादा CO2 और उससे ज़्यादा एमोनिया। तो पहला फैक्टर बना नेचर ऑफ गैस, और इसमें आपको माइंड में रखना है गैस को लिक्विड में चेंज करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि जो गैस जितना ईजिली लिक्विड में चेंज होगी उसकी सोल्यूबिलिटी भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड के अंदर लिक्विड ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं और गैस कम सोल्यूबल होती है। फिर दूसरा अपने माइंड में रखना है किस गैस को ईजिली लिक्विफाई कर सकते हैं, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस मोर ईजिली इट कैन बी लिक्विफाइड। तो देखिए इधर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए गैस की सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती है। बोर्ड के पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होगा, जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं सभी में। देखिए कैसे, एमोनिया गैस इज मोर सोल्यूबल देन CO2 गैस। रीजन बताना है। आप बताओगे अमोनिया गैस CO2 गैस से ज़्यादा सोल्यूबल क्यों है, यानी इसको गैस A लेता हूँ और इसको गैस B लेता हूँ, क्योंकि कोई भी गैस गिवन हो सकती है एग्जाम में, तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। उसने कहा गैस A की सोल्यूबिलिटी गैस B से ज़्यादा है, जिसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है इसका मतलब उसका क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज़्यादा है, और क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होने से उसको उतना इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा बिकॉज गैस A हैज़ ग्रेटर क्रिटिकल टेम्परेचर so can be easily liquefied। so more soluble, यानी जिस गैस की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा बता रखी है क्वेश्चन में, गैस A गैस B से ज़्यादा सोल्यूबल है, तो गैस A की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा बोल रखी है,
तो आपको लिखना है जिसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा बताई है, इसका मीनिंग है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा है, और ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होने से उसको ईजिली लिक्विफाइड किया जा सकता है, और जिसको ईजिली लिक्विफाई करेंगे उसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये आपका फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। इस पॉइंट को ध्यान से नोट करना है। सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए गैस की सोल्यूबिलिटी सॉल्वेंट के नेचर पे कैसे डिपेंड करती है, आपको ध्यान रखना है। सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स अपॉन फिनोमिना ऑफ लाइक डिसोल्व लाइक। देखिए जो सोल्यूबिलिटी है वो किस फिनोमिना पे डिपेंड करती है, लाइक डिसोल्व लाइक। इसका मीनिंग है कोई भी सबस्टांस अपने जैसे नेचर के सबस्टांस के अंदर डिसोल्व होता है, या कोई भी सबस्टांस अपने जैसे नेचर के सबस्टांस को अपने अंदर डिसोल्व कर सकता है। यानी हम बोल सकते हैं पोलर सोल्यूट पोलर सोल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबल होगा, और नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सोल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबल होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना है बच्चों। देखिए जो गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में हमें चेक करनी है, सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है लाइक डिसोल्व लाइक, यानी पोलर पोलर में ज़्यादा सोल्यूबल है और नॉन पोलर में ज़्यादा सोल्यूबल है। यानी पोलर गैस पोलर सोल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबल, नॉन पोलर गैस नॉन पोलर सोल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबल। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल देखिए, एमोनिया गैस इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, बट ऑक्सीजन गैस इज लेस सोल्यूबल इन वाटर। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में। अमोनिया वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है और ऑक्सीजन वाटर में कम सोल्यूबल है। देखो पहला तो फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर ऑक्सीजन से ज़्यादा है, इसलिए अमोनिया को ईजिली लिक्विफाई कर सकते हैं, इसलिए अमोनिया ज़्यादा सोल्यूबल है। अब दूसरे फैक्टर के बेस पे आंसर करें तो आप देखोगे अमोनिया इज पोलर गैस, आपने 11th क्लास में पढ़ा है। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो अमोनिया पोलर है और वाटर भी पोलर है। देखिए पोलर पोलर में ज़्यादा सोल्यूबल है। ऑक्सीजन दोनों एंड एक जैसे हैं, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ऑक्सीजन कैसी है, नॉन पोलर, और वाटर कैसा है, पोलर। अब चेक कीजिए, पोलर पोलर में मोर सोल्यूबल और नॉन पोलर पोलर में लेस सोल्यूबल, क्योंकि फिनोमिना क्या अप्लाई कर रहे हो, लाइक डिसोल्व लाइक। तो आपको बताना है जो सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है वो एक फिनोमिना पे डिपेंड करती है जो है लाइक डिसोल्व लाइक, और उसमें ध्यान रखना है पोलर इज मोर सोल्यूबल इन पोलर सोल्वेंट और नॉन पोलर सोल्यूट इज मोर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं लाइक डिसोल्व लाइक। ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। अब देखिए बच्चों,
टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस के ऊपर, ध्यान देना। देखिए थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस के ऊपर। हमने लिया सोलवेंट, एक लिक्विड सोलवेंट हमारे पास है, हमने उसके अंदर गैस को डिसोल्व करना है, गैस है सोल्यूट, फॉर्मेशन होगी सॉल्यूशन की और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमें ध्यान रखना है जो डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस है इक्विलिब्रियम का साइन हम यूज करेंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी जब गैस को लिक्विड में डिसोल्व करोगे सॉल्यूशन बनेगा और हीट प्रोड्यूस होगी, यानी कैसी प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक। तो फॉरवर्ड प्रोसेस बनी एक्सोथर्मिक, तो बैकवर्ड प्रोसेस कैसी होगी एंडोथर्मिक होगी। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी जब किसी भी गैस को लिक्विड में डिसोल्व करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए एक्सो मीन्स बाहर आना और थर्मिक मीन्स हीट। तो आपको ध्यान रखना है एक पॉइंट, जब गैस को लिक्विड के अंदर डिसोल्व करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, इसका मतलब हमारा रिएक्शन बनेगा एक्सोथर्मिक, और फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक बनाए तो बैकवर्ड रिएक्शन कैसा होगा एंडोथर्मिक होगा। अब देखिए आपने पढ़ा है ली चैटलियर प्रिंसिपल, देखिए ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ये 11th क्लास में हमने यूज किया था, तो इसको ध्यान रखना है। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन एंडोथर्मिक की तरफ जाएगा, एंडोथर्मिक बन जाएगा, और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक और बैकवर्ड रिएक्शन है एंडोथर्मिक। अब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इसका मतलब सॉल्यूशन में से सोल्यूट सोलवेंट अलग होने शुरू हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे गैस की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। तो आपको ध्यान रखना है अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, सो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस। अब यहां देखिए अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो कैसा रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड है, और फॉरवर्ड रिएक्शन में सॉल्वेंट के अंदर गैस डिसोल्व हो रही है और सॉल्यूशन बन रहा है, हम बोलेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस। गैस की सोल्यूबिलिटी क्या होगी बच्चों इंक्रीज हो जाएगी। फिर से समझिए, किसी भी लिक्विड में जब गैस को डिसोल्व करोगे सॉल्यूशन बनेगा और हीट प्रोड्यूस होगी, इसका मीनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है,
तो बैकवर्ड रिएक्शन कैसा बना, एंडोथर्मिक। आप देख सकते हो बैकवर्ड रिएक्शन में सॉल्यूशन प्लस हीट, हीट का गेन हुआ और लिक्विड अलग हो गया, गैस अलग होगी। अब देखिए ली चैटलियर प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और टेम्परेचर घटता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब देखिए मान लीजिए इस रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन है बैकवर्ड, यानी सॉल्यूशन में से गैस और लिक्विड अलग हो रहे हैं, तो हमने लिखा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। अब मान लीजिए टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। आप देख सकते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है, फॉरवर्ड रिएक्शन। और फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, गैस और लिक्विड दोनों जुड़ के क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो हम बोलेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस। तो आपको ध्यान रखना है टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी और टेम्परेचर डिक्रीज करने से गैस की सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। एक सिंपल एग्जांपल है जो आप डेली लाइफ में देखते हो, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं सभी के अंदर CO2 गैस डिजोल्व होती है और कोल्ड ड्रिंक्स को आप लो टेम्परेचर पे रखते हो, ठंडा करके उनका इंटेक करते हो, उनकी कूलिंग करते हो। कूलिंग करने से क्या होगा, उसके बोतल के अंदर जो CO2 गैस है वो गैस ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगी, इसलिए हम उनकी कूलिंग करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करने से गैस की सोल्यूबिलिटी बढ़ती है और टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी घटती है। इसलिए जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनकी कूलिंग की जाती है इनटेक करने से पहले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस उसके अंदर डिजोल्व रह पाए। अब देखिए फोर्थ फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी। गैस की सोल्यूबिलिटी को प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है ये हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हेनरीज लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरीज लॉ। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हेनरीज लॉ को एक्सप्लेन करना है, उसकी लिमिटेशंस बतानी है और उसकी एप्लीकेशंस बतानी है, तो ध्यान से इसको समझना है। अब देखिए किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी प्रेशर से कैसे अफेक्ट होती है वो डिपेंड करती है हेनरीज लॉ पे। कैसे डिफाइन करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ amount of gas dissolved in any liquid is directly proportional to the pressure of gas above the liquid at equilibrium। क्या मीनिंग निकला ये देखिए, ये लिक्विड हमें गिवन है, इस लिक्विड में गैस को डिसोल्व करना है। कितनी गैस डिसोल्व होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, गैस के प्रेशर पे। गैस को जितना हाई प्रेशर के साथ पास करेंगे लिक्विड में उतनी ज़्यादा गैस डिसोल्व होगी, और गैस को जितना कम प्रेशर के साथ पास करेंगे, यानी गैस जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी गैस की सोल्यूबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और गैस जितना कम प्रेशर अप्लाई करेगी गैस की सोल्यूबिलिटी उतनी कम होगी। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। तो हम लिख सकते हैं m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ गैस डिजोल्व। कितनी गैस डिजोल्व हुई उसके अमाउंट को मास की टर्म में हम ले रहे हैं। तो मास ऑफ गैस डिजोल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। गैस ज्यादा प्रेशर लगाएगी तो ज्यादा अमाउंट डिजोल्व होगा, और गैस कम प्रेशर लगाएगी तो कम अमाउंट डिजोल्व होगा। तो आपको ध्यान रखना है m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अब देखिए m इज इक्वल टू kp, k बन गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब आपको ध्यान रखना है जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसका रेसिप्रोकल होता है kh। kh को बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। देखिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ये डेफिनेशन ने बताया m इज इक्वल टू kp, और k का रेसिप्रोकल हेनरी कांस्टेंट। तो k की जगह हम पुट करेंगे m इज इक्वल टू 1/kh इंटू p। kh को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाइए तो फॉर्मूला क्या बन गया? p इज इक्वल टू kh इंटू m। पहला फॉर्मूला ये ध्यान रखना है। अब देखिए न्यूमेरिकल्स के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला आपके माइंड में रहना चाहिए। क्या? जो मास होता है, मास से बनते हैं नंबर ऑफ मोल्स, यानी हम बोल सकते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स हैं मास अपॉन मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ मोल्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप लिख सकते हो न्यूमेरिकल्स के लिए P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन को। तो आपको माइंड में रखना है मास और मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैंने m की जगह x रख दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है। देखिए एक लिक्विड हमें गिवन है, उस लिक्विड के अंदर गैस को डिसोल्व करना है। अब लिक्विड के अंदर कितनी गैस डिसोल्व होगी वो किस पॉइंट पे डिपेंड करेगी, आपको ध्यान रखना है। गैस जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगी, अगर गैस को हाई प्रेशर के साथ लिक्विड में पास करेंगे तो ज्यादा गैस डिसोल्व होगी, और कम प्रेशर के साथ पास करेंगे तो कम गैस डिसोल्व होगी। तो ध्यान रखना है अमाउंट ऑफ गैस डिसोल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। तो अमाउंट ऑफ गैस m से रिप्रेजेंट किया यानी मास ऑफ गैस, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। m इज इक्वल टू kp, k का रेसिप्रोकल kh यानी हेनरीज कांस्टेंट। तो k की जगह हमने रखा 1/kh। तो p किसके इक्वल आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई की kh इंटू एम के। ये फॉर्मूला बन गया हेनरी लॉ का। यहाँ तक आपको करना है, और न्यूमेरिकल्स में m की जगह आपको यूज करना है मोल फ्रैक्शन x। ये आपको ध्यान रखना है। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। अब देखिए हमें हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस बतानी है। आपको 3 लिमिटेशंस माइंड में रखनी है। लिमिटेशंस का मीनिंग है आपको बताना है हेनरी लॉ किन केसेस में वैलिड नहीं होगा। तो फर्स्ट देखिए
it is not valid when pressure is very high. सेकंड है it is not valid when temperature is very low. और थर्ड है it is not valid when there is any इंट्रैक्शन. इंट्रैक्शन में दोनों चीज़ें आती हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन, बिटवीन गैस एंड लिक्विड. देखिए कैसे. पहला पॉइंट हमने बोला इट इज नॉट वैलिड व्हेन प्रेशर इज हाई. ऐसा इसलिए, ये देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान लगाना है समझने के लिए. ये लिक्विड हमारे पास है, हमें इस लिक्विड में एक गैस को डिसॉल्व करना है. मान लीजिए हम लो प्रेशर से एक्सपेरिमेंट को शुरू कर रहे हैं. हमने लिया 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. हमने चेक किया गैस की सोल्यूबिलिटी आई 5. सपोज करते हैं 5 ग्राम गैस डिसॉल्व होगी, मास की टर्म में ले लेते हैं. अब हमने प्रेशर को कर दिया 2 एटमॉस्फेयर. अब हमने चेक किया मास डिसॉल्व हो गया 7 ग्राम, 2 ग्राम और डिसॉल्व हो गया. अब हमने प्रेशर को 3 एटमॉस्फेयर ले लिया. हमने देखा भाई मास बन गया 9 ग्राम. तो आप देख रहे हो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है गैस की सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है. हम प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते मान लीजिए हाई प्रेशर पे चले गए, 15 एटमॉस्फेयर पे चले गए. 15 एटमॉस्फेयर पे जाने के बाद इक्विलिब्रियम आ गया. आप सिंपली सैचुरेशन भी बोल सकते हो. और आप जानते हो सॉल्यूशन जब सैचुरेटेड बन जाता है उसके बाद उसमें और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता. यानी 15 एटमॉस्फेयर पे आपकी सोल्यूबिलिटी होगी सपोज कीजिए 13 ग्राम. आप प्रेशर बढ़ाते गए सोल्यूबिलिटी बढ़ती जाएगी. और आप जानते हो सोल्यूबिलिटी कब तक बढ़ेगी, जब तक आपका सॉल्यूशन क्या बन जाए, सैचुरेटेड बन जाए. अब आपने क्या किया, प्रेशर लो रखा. लो प्रेशर से हाई प्रेशर तक आप गए, आपको सोल्यूबिलिटी बढ़ती दिखेगी. आप बोलोगे लो बिल्कुल वैलिड दिख रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है. यानी M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P. आपको ला बिल्कुल वैलिड दिखेगा. लेकिन मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट को 15 एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट शुरू करते हो. आपने देखा भाई 15 एटमॉस्फेयर से एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे, 15 एटमॉस्फेयर पे सोल्यूबिलिटी है 13 ग्राम. आपने क्या कर दिया, 20 एटमॉस्फेयर बना दिया. आप बोलोगे सोल्यूबिलिटी तो अभी भी 13 ग्राम ही है. यानी हमने प्रेशर को इंक्रीज किया फिर भी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई. आप बोलोगे लो तो वैलिड है ही नहीं. प्रॉब्लम कहाँ है, लो बिल्कुल सही है. आपने हाई प्रेशर से एक्सपेरिमेंट को शुरू किया और हाई प्रेशर से एक्सपेरिमेंट शुरू करने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो पहले ही आ चुका है, सैचुरेशन तो पहले ही आ चुका है. अब सैचुरेशन आने के बाद आप कितना भी एक्सपेरिमेंट करते रहो सोल्यूबिलिटी बढ़ती नहीं दिखेगी और हमें लगेगा हमारा लो वैलिड नहीं है, क्योंकि हमने प्रेशर कहाँ से लिया, हाई वैल्यू से लिया. तो ये लो वैलिड नहीं होगा जब प्रेशर क्या बन जाएगा, हाई. हाई प्रेशर का मतलब वो प्रेशर जहाँ सैचुरेशन आ जाए. उसके बाद की कोई भी वैल्यू लोगे तो आपको प्रेशर के साथ सोल्यूबिलिटी बढ़ती नहीं दिखेगी.
इसका मतलब हाई प्रेशर पे ये लो वैलिड नहीं होता। फिर बता रहा हूं एक बार, लो प्रेशर से एक्सपेरिमेंट को शुरू करो, 1 एटमॉस्फेयर पे सोल्यूबिलिटी चेक करो, 2 पे करो, 3 पे करो, प्रेशर बढ़ता जाएगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ती जाएगी। एक टाइम आएगा जब सैचुरेशन आ जाएगा, और आप सभी जानते हैं जब हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है उसके बाद सोल्यूबिलिटी को और ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अब देखिए, मान लीजिए 15 एटमॉस्फेयर पे सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन गया। अब इससे आगे कितना भी प्रेशर बढ़ाएं सोल्यूबिलिटी बढ़ती नहीं दिखेगी। अब हम क्या करें, मान लीजिए एक्सपेरिमेंट को सीधा 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर से शुरू करते हैं या 15 से शुरू करते हैं। 15 एटमॉस्फेयर पे सोल्यूबिलिटी हुई 13 ग्राम, हम देखेंगे 20 पे भी 13 ग्राम, हम बोलेंगे प्रेशर बढ़ाया, सोल्यूबिलिटी बढ़ ही नहीं रही, इसका मतलब सोल्यूबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लो इनवैलिड है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, हमने प्रेशर को हाई वैल्यू से उठाया, उससे पहले ही सैचुरेशन आ चुका है, और जब सॉल्यूशन पहले ही सैचुरेटेड हो चुका है अब उसके अंदर सोल्यूट डिसोल्व हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हमें ध्यान रखना है, जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लो प्रेशर से एक्सपेरिमेंट को शुरू करना है। अगर हमने वेरी हाई प्रेशर से एक्सपेरिमेंट को शुरू किया तो हमारा लो वैलिड नहीं होगा। दूसरा बच्चों, इट इज नॉट वैलिड व्हेन टेम्परेचर इज वेरी लो। अब बिल्कुल अपोजिट इसका, आपने पढ़ा है ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग गैसेस का डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस को करने के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे। मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया हमने, सोल्यूबिलिटी चेक की 10 ग्राम आई, टेम्परेचर घटा दिया हमने 18 डिग्री बना दिया, सोल्यूबिलिटी 11 ग्राम होगी। 15 डिग्री बना दिया, सोल्यूबिलिटी 13 ग्राम होगी। 12 डिग्री बना दिया, सोल्यूबिलिटी 18 ग्राम होगी। अब मान लीजिए 10 डिग्री पे सैचुरेशन आ गया, हम बोलेंगे टेम्परेचर घट रहा है और सोल्यूबिलिटी हमारी बढ़ रही है, ला बिल्कुल वैलिड है। लेकिन मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट 10 डिग्री से शुरू करते हो, आपने पहली रीडिंग 10 डिग्री की ली, आपकी सोल्यूबिलिटी मिलेगी 25 ग्राम। अब आपने दूसरी रीडिंग ली 8 डिग्री की, आप देखोगे सोल्यूबिलिटी तो अभी भी 25 है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, 10 डिग्री पे सैचुरेशन आ गया। अब आप कितना भी टेम्परेचर डिक्रीज कर लेना, सोल्यूबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती। हम लो को इनवैलिड नहीं बोल सकते, हमने टेम्परेचर इनवैलिड लिया है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे या हेनरी लॉ की वैलिडिटी को चेक करेंगे, प्रेशर को वेरी हाई नहीं लेना है और टेम्परेचर को वेरी लो नहीं लेना है, क्योंकि हेनरी लॉ वेरी हाई प्रेशर और वेरी लो टेम्परेचर पे वैलिड नहीं होता। तीसरा है, इट इज नॉट वैलिड व्हेन देयर इज एनी इंट्रैक्शन। अब एक चीज देखिए, मान लीजिए लिक्विड आपको गिवन है, आपका लिक्विड है पोलर, सपोज कीजिए वाटर हो गया पोलर लिक्विड है, हम इसके अंदर डिसोल्व करेंगे अमोनिया गैस, अमोनिया भी पोलर है। अब देखिए हेनरी लॉ को चेक करें, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सोल्यूबिलिटी बढ़नी चाहिए, और दोबारा प्रेशर घटेगा तो गैस की सोल्यूबिलिटी घटनी चाहिए। आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया और इसमें अमोनिया को डिसोल्व करते गए, अमोनिया वाटर में डिसोल्व होती जाएगी। लेकिन आप जैसे ही प्रेशर को हटाओगे अमोनिया बाहर आनी चाहिए, लेकिन अमोनिया तो बाहर आई नहीं। जब तक प्रेशर बढ़ाया अमोनिया डिसोल्व होती गई, और जब प्रेशर हटाया अमोनिया इसमें से बाहर ही नहीं आ रही है
हेनरी लो तो इनवैलिड हो गया, क्योंकि प्रेशर बढ़ाया तो सोल्यूबिलिटी बढ़नी थी, बढ़ गई। अब प्रेशर हटाया या प्रेशर घटाया तो सोल्यूबिलिटी घटनी थी, लेकिन गैस तो लिक्विड को छोड़ के बाहर आई नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं अमोनिया गैस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है। अब वाटर मॉलिक्यूल ने अमोनिया को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बाइंड कर लिया। अब आप प्रेशर हटा भी दोगे, अमोनिया के मॉलिक्यूल वाटर से बाहर नहीं आएंगे। अब हेनरी लो तो इनवैलिड नहीं है। इसका मतलब जब आप गैस और लिक्विड के बीच में सोल्यूबिलिटी चेक कर रहे हो, हेनरी लो की वैलिडिटी चेक कर रहे हो, ऐसा गैस और लिक्विड लेना है जिनके बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन हो और ना कोई रिपल्सन हो, तभी आपको एक्सपेरिमेंट का सही रिजल्ट मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हेनरी लो कब वैलिड नहीं होगा? व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई, टेम्परेचर इज वेरी लो, और गैस और लिक्विड के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन हो, या तो उनके बीच में अट्रैक्शन हो या उनके बीच में रिपल्सन हो। उस केस में हेनरी लो वैलिड नहीं हो सकता।